नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज ही दिल्ली एमसीडी का नतीजा आया और आज ही दो डेवलपमेंट्स हो गई। बीजेपी ने मीटिंग शुरू कर दी। दिल्ली का मेयर कैसे सिलेक्ट होगा, इसकी तैयारी होने लगी। गुजरात में क्या होगा, हिमाचल में क्या रिजल्ट आएगा, इसके आगे की प्लानिंग होने लगी। आम आदमी पार्टी भी एक्टिव है। अगले कुछ घंटों की तैयारी अभी से ही करने लगी है, जबकि कांग्रेस इस वक्त इसी बात पर अटकी हुई है कि दिल्ली में गलती कहां हुई है। तो क्या बीजेपी को असली टक्कर आम आदमी पार्टी से ही मिल रही है? क्या कांग्रेस धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है? दिल्ली में जो लोकल चुनाव हुआ, उसका वोकल मैसेज गुजरात में मिलेगा। गुजरात के पूरे चुनावी कैंपेन में मोदी और केजरीवाल की पार्टी आमने सामने थी। आम आदमी पार्टी बहुत एग्रेसिव थी। गुजरात में केजरीवाल के कैंपेन का तरीका बाकी चुनाव से बिल्कुल अलग था। मगर आज केजरीवाल थोड़े बदले बदले नजर आए। वो अचानक प्रधानमंत्री की बात क्यों करने लग गए? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा और वो बात क्यों कही, इस रिपोर्ट से समझते हैं। प्रधानमंत्री जी से भी प्रधानमंत्री जी। केजरीवाल को बार बार मोदी मोदी, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री क्यों कहना पड़ा? मोदी से आशीर्वाद क्यों मांगना पड़ा? प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। चुनाव जीतने के बाद भी केजरीवाल का अनुमान कैसे गलत हो गया? गोपाल भाई भारी मार्जिन से जीत रहे हैं मेरे सर्वे के मुताबिक। लिख के दे देते हैं, लिख के दे देते हैं। केजरीवाल तो जगह जगह लिख कर दे रहे थे। 230 का टेप बजा रहे थे। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी चुनावी मंच पर 230 सीट वाला डायलॉग ही रिपीट कर रहे थे। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगे। कहो तो मैं लिख के दे देता हूं, देख लेना 7 तारीख को नतीजे आएंगे। मुझे लगता है 230 से ज्यादा आनी चाहिए। बीजेपी की 20 से कम आएंगी। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीट आएगी? 200 प्लस। 200 जे मंजूर नहीं है जी। कितनी सीट आएगी भाई साहब? 250। 230 चाहिए। 230 आएगी। 250। सर 250 सीटें आएंगी। 240। 250 सीटें। आप लोगों ने 70 में से 67 सीट दी थी। अब मेरे को उसी का टेस्ट आ गया। 70 में से 67, उससे कम नहीं चलेगा। तो 200 में 250 में से 230 सीट चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा था 230 क्रॉस करना चाहिए मेरे हिसाब से। 250 में से 230 क्रॉस करना चाहिए। बीजेपी की 20 से कम आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सोते जागते उठते बैठते केजरीवाल फुल कॉन्फिडेंस में 230 की रट लगाया करते थे। बीजेपी को 20 से कम वाली स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे। लेकिन वो टारगेट से 96 सीट पीछे कैसे रह गए? बीजेपी ने 20 नहीं, एक्स्ट्रा 84 सीटें जीतकर अपनी टैली 104 तक कैसे पहुंचा दी? आम आदमी पार्टी 134 पर कैसे रुक गई? केजरीवाल ने खुद को ओवर एस्टिमेट किया या ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबा? भारत माता की इनकलाब। 2020 विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 के साथ करीब करीब 80% का स्ट्राइक रेट, 2015 के चुनाव में 70 में से 67 यानी करीब करीब 90% का स्ट्राइक रेट। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार एमसीडी के चुनाव में केजरीवाल बमुश्किल से 54% का स्ट्राइक रेट अचीव कर पाए? एमसीडी चुनावों के नतीजों में आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज भी डाउन हो गया। तो क्या इसी के साथ केजरीवाल का नेशनल एम्बिशन वाला सपना टूट गया? दिल्ली के छोटे चुनाव का सार यही है कि केजरीवाल के लिए 24 में फिलहाल कोई चांस नहीं है। दिल्ली एमसीडी में 15 साल बाद भी बीजेपी 100 के पार। क्या गुजरात हिमाचल में भी आ रही है मोदी की सरकार? दिल्ली एमसीडी चुनाव में 134 सीटों पर झाड़ू चला, 104 सीटों पर कमल खिला, 9 सीटों पर पंजा दिखा, 3 निर्दलीय के पास गई। यानी कांग्रेस की हालत नंबर 3 की हो गई है। वो अब न 3 में दिख रही है, न 13 में दिख रही है। एक लाइन में कहें तो दिल्ली में टक्कर सीधे सीधे बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की ही रह गई है।
चुनावी मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच खुलकर फाइट हो रही है। लेकिन दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद केजरीवाल जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई वही है या पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी है? सच्चाई यह है कि मोदी की लहर तो है, दिल्ली में भी असर है, गुजरात हिमाचल को भी खबर है। एमसीडी का चुनाव जीतकर भी अगर आम आदमी पार्टी वाले मोदी मोदी कर रहे हैं तो इसकी कुछ तो वजह है। केजरीवाल के सांसद अगर अभी भी मोदी, अमित शाह, नड्डा का ही नाम फिट कर रहे हैं तो मतलब दिल्ली बीजेपी ने कुछ तो अचीव किया है। हर ट्वीट में मोदी और केजरीवाल, वही कट्टर ईमानदार वाला सियासी प्रचार। यह बात सही है कि आम आदमी पार्टी ने 15 सालों के बाद एमसीडी में बीजेपी के किले में सेंध लगाई है, जीत पाई है, मगर क्या इसे जीत कहा जाएगा या कंसोलेशन प्राइज? और क्या गुजरात में केजरीवाल की पार्टी को मिलने वाला है हार और झटके का बहुत बड़ा सरप्राइज? I love you too. केजरीवाल मंच पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं, मगर बहुत कुछ ऐसा है जो छिपा रहे हैं। 134 सीट जीतने के बावजूद आम आदमी पार्टी पीछे लुढ़की है। बीजेपी अभी भी मजबूती से खड़ी है, मोदी ने ही फुल स्पीड पकड़ी है। यह मोदी के फेवर में प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर है। एमसीडी में 15 साल की सत्ता के बावजूद, आपकी जीत के बावजूद लहर तो मोदी की ही दिखी। गुजरात में 27 साल बाद भी बीजेपी की वापसी के संकेत हैं। हिमाचल में पहली बार ऐसी सरकार दिख रही है जो लगातार दूसरी बार वापस आ रही है। ऐसा क्यों है, इसे पॉइंट बाय पॉइंट डिकोड करते हैं। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा? मनीष सिसोदिया जिस कट्टर ईमानदारी की बात कर रहे हैं, उनकी विधानसभा सीट पर शराब घोटाले के आरोपों का कितना असर हुआ? तिहाड़ में मसाज कराने वाले, ड्राई फ्रूट खाने वाले सत्येंद्र जैन की विधानसभा सीट पर वोटर्स ने भविष्य के लिए कौन सा संकेत दिया? एक एक करके आपको सारे सवालों का जवाब देते हैं। आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत का जश्न तो खूब मना रही है, मगर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको नहीं बता रही, और वो फैक्टर ये है कि आम आदमी पार्टी को एमसीडी में 42% के आसपास ही वोट मिले हैं, जबकि उसे विधानसभा चुनाव में 53% वोट मिले थे। ऐसे में सवाल उठता है कि केजरीवाल के करीब 11% मतदाता किधर खिसक गए? इस बार दिल्ली नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी को 42.05%, बीजेपी को 39.09%, जबकि कांग्रेस को 11.68% वोट मिले हैं। 2020 में हुए विधानसभा चुनावों की बात करें तो उस वक्त आपको 53.57% वोट मिले थे, बीजेपी को 38.51%, जबकि कांग्रेस को 4.26% वोट मिले थे। ऐसे में अगर देखें तो बीजेपी को एमसीडी चुनाव में भी करीब करीब उतने वोट मिल गए जितने उसे विधानसभा चुनाव में मिले थे। यानी एमसीडी में केजरीवाल के कॉर्पोरेटर तो बढ़ गए, लेकिन वोट घट गए, और यह नुकसान अच्छा खासा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका वोट शेयर 15 साल के बाद भी हर चुनाव में बढ़ता गया है। 2015 में बीजेपी 32.3% पर थी, 2020 आते आते 38.51 पर पहुंच गई। इसी दौरान आम आदमी पार्टी 54.3% से 53.57% पर खिसक गई, जबकि कांग्रेस 9.7 से 4.26 पर लुढ़क गई। इसी पैमाने पर 14 में बीजेपी 46.4% वोट से 19 में 56.9% पर आ गई। आम आदमी पार्टी 32.9% से 18.2% पर खिसक गई और कांग्रेस 15% से 22.6% पर अपना वोट शेयर ले गई। मतलब साफ है कि एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी ने भले ही सीटों के मामले में बीजेपी को पछाड़ दिया हो, लेकिन मतदाताओं के समर्थन के मामले में उसे अच्छा खासा झटका लगा है। चूंकि मुस्लिम बहुल इलाकों और झुग्गी बस्तियों में भी आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम और गरीब दोनों तबकों में से कुछ वोट केजरीवाल से छिटक गए हैं। यानी हिंदू वोटर तो गया ही गया,
मुसलमान वोटरों वाली सीट भी केजरीवाल के हाथ से निकल गई। रही सही कसर तिहाड़ कांड और शराब घोटाले ने पूरी कर दी है। मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पड़पड़गंज में 4 में से 3 सीट पर आम आदमी पार्टी हार गई। तिहाड़ में मसाज कराने वाले सत्येंद्र जैन के इलाके शकूर बस्ती में आप का सुपड़ा साफ हो गया। पूरी दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी के खत्म होने का समय अब शुरू हो गया है। आज जो इनके 2 भ्रष्टाचारी मंत्री थे, सत्येंद्र जैन के यहाँ की 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। मनीष सिसोदिया की 4 में से 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। केजरीवाल बोल रहे थे 220 सीटें आएंगी, 220 सीटें आएंगी। केजरीवाल जी का दिल्ली से अब कोई कनेक्शन नहीं रह गया है। दिल्ली की जनता उनके झूठ को पहचान चुकी है, उनके भ्रष्टाचार को पहचान चुकी है और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की सत्ता को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। कई अहम सीटों पर हार और वोट शेयर में गिरावट। आपकी रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया। केजरीवाल के लिए 24 अभी बहुत दूर है, लेकिन ट्विटर हैंडल पर कैपिटल लेटर में आप लिखकर दिल्ली के बड़े चुनाव का सपना अभी से देखा जाने लगा है। हर 2 मिनट में यही नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि हिंदुस्तान का हर चुनाव बीजेपी बनाम आप, केजरीवाल बनाम मोदी होने जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को एक दिल्ली की सबसे छोटी पार्टी माने जाने वाली, जिसको ये कहते थे, उस पार्टी ने हराया। और साथ ही साथ अब ये तय हो गया कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ही विकल्प है, अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। इसके लिए केजरीवाल का इमीडिएट फोकस है गुजरात। आज दिल्ली जीते हैं, कल गुजरात जीतेंगे वाली स्क्रिप्ट अभी से खुल्लम खुल्ला पढ़ी जाने लगी है। भारत माता की। दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और आम आदमी पार्टी 10 साल की हुई अभी 26 नवंबर को, और दिल्ली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। वो दिल्ली में हो 3री बार, 4थी बार हो गया, अब तो एमसीडी पंजाब में हो, और कल शाम तक आपको गुजरात में भी ऐसा मिले। कह रहे हैं आज का जो पोल एग्जिट पोल वो गलत साबित हो गया। जो 170 180 बोल रहे थे वो नहीं आई। मैंने कहा अच्छा चलो, आज वाला गलत साबित हो गया तो कल वाला गलत साबित नहीं हो सकता। जो कल होगा वो भी गलत साबित होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा कल। पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह केजरीवाल को मोदी का विकल्प बनाया जाए, गुजरात में बीजेपी को हराया जाए। केजरीवाल आज से नहीं, पिछले कई महीनों से लगातार यही टेक्स्ट लिख रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गुजरात इतिहास रच रहा है, अब की बार परिवर्तन ला रहा है, बदलाव होने वाला है। गोपाल भाई भारी मार्जिन से जीत रहे हैं मेरे सर्वे के मुताबिक। लिख के दे देते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव की ही तर्ज पर केजरीवाल ने गुजरात के लिए भी कई सारी भविष्यवाणियां की थी। कागज पेन निकालकर बार बार एक ही बात रिपीट की। भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। सब कुछ बदलने वाला है, हमारी सरकार आ रही है। 10 दिन और रह गए, 10 दिन के बाद तख्ता पलट रहा है इनका, 10 दिन के बाद तख्ता पलट रहा है इनका, 10 दिन के बाद तख्ता पलट रहा है इनका। गोपाल भाई भारी मार्जिन से जीत रहे हैं मेरे सर्वे के मुताबिक, भारी मार्जिन से। लिख के दे देते हैं, वो लिख के दे देते हैं। 3 लिखे हैं मैंने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। तीनों जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, मैंने इतना लिख के दिया। 92 से ऊपर आ रही हैं। मगर जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल का 230 सीट वाला दावा फेल हो गया, लगता है गुजरात में भी वही होने वाला है। इसीलिए मंच से आज केजरीवाल बार बार मोदी सरकार की बात करते दिखाई दिए। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है
और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। केजरीवाल मोदी से दिल्ली के लिए आशीर्वाद तो मांग रहे हैं, लेकिन गुजरात के वोटर्स ने आपको वोटों का आशीर्वाद दिया है या नहीं, ये कुछ घंटों में मालूम चल जाएगा। रही बात 24 की, तो फिलहाल इस रेस में मोदी ही सबसे आगे हैं। एमसीडी के नतीजों के बाद आपका वोट शेयर घटने के बाद केजरीवाल के लिए 24 बहुत दूर की पिक्चर है, मगर मोदी को इस बात का अंदेशा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा कंफर्म है। मोदी के वो सारे दुश्मन जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक प्रधानमंत्री के पीछे पड़े हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद दिल्ली वाला टेक्स्ट फिट करके अभी से इशारा देने लगे हैं कि संसद के इस सत्र में भी शोर शराबा होकर रहेगा, बवाल मचेगा। मोदी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन आज इशारों में संसद के बाहर खड़े होकर हंगामा करने वाली सारी पार्टियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका हिंट दे दिया। पिछले दिनों करीब सभी दलों के किसी न किसी सांसद से मेरी अनौपचारिक मुलाकातें जब भी हुई हैं, एक बात जरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में हो हल्ला और फिर सदन स्थगित हो जाता है, उससे हम सांसदों का नुकसान बहुत होता है। युवा सांसदों का कहना है कि सत्र न चलने के कारण, चर्चा न होने के कारण हम जो यहाँ सीखना चाहते हैं, हम जो समझना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है, हम उससे अछूत रह जाते हैं, हमें वो सौभाग्य नहीं मिल रहा है और इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है। ये सभी दल के युवा सांसदों का खास तौर पर स्वर निकलता है। मैं समझता हूं कि और विपक्ष के जो सांसद है उनका भी ये कहना है कि डिबेट में हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता है, उसके कारण सदन स्थगित हो जाता है, उसके कारण हो हल्ला होता है, उसके कारण हमें बहुत नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि सभी फ्लोर लीडर, सभी पार्टी लीडर्स हमारे इन सांसदों की वेदना को समझेंगे। इन सब के उलट कांग्रेस सीन से ही गायब है। हां, संसद में मोदी सरकार को कैसे घेरना है, किस किस को साथ लाना है, किन मुद्दों पर हंगामा बरपाना है, लीडर ऑफ अपोजिशन के ऑफिस में इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। ममता की पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, सबके सांसदों को इनवाइट गया, सबने मिल बैठकर प्लान बनाया और जब बोलने का मौका आया तो सदन के भीतर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शेरो शायरी सुनाकर कांग्रेस के हार वाले जख्मों पर मरहम लगाते नजर आए। वो बात जरा खटक रही मुझे, क्योंकि जब कोई हमारे अपोजिशन के लोग मिलते हैं, हमारे पार्टी के लोग मिलते हैं, तो लास्ट यहाँ पर सदन में मैं कुछ एक शेर बोला था, शायरी बोली थी, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान देकर मुझे क्यों ऐसा कहे ये बात आपने बार बार कहा है, लेकिन मैं ये दोहराऊंगा कि इसको भी आप बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सदन का है। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के रिजल्ट ने आज दो बातें साफ कर दी। केजरीवाल को न मुसलमानों का वोट ठीक से मिला, न ही हिंदुओं का। केजरीवाल ने जहां जहां ज्यादा उम्मीद की, वहां वहां उनको झटका लगा। सोचिए, आम आदमी पार्टी में नंबर 2 मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में 3 जगह पर केजरीवाल को सेटबैक मिला। सतेन जैन वाले इलाके में तीनों जगह आम आदमी पार्टी हार गई। आज के रिजल्ट ने यह क्लियर कर दिया कि केजरीवाल की पार्टी में उन्हें छोड़कर कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका अपना वोट बैंक हो, जिसका अपना आधार हो। केजरीवाल को इस चुनाव से क्या सबक मिला, इसका पूरा एनालिसिस इस रिपोर्ट में देखिए। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे।
I love you too. दिल्ली के एमसीडी चुनाव में केजरीवाल की कितनी जीत हुई और कितनी हार, इसका कैलकुलेशन मुस्लिम वोट बैंक में छिपा है। मुस्लिम वोट बैंक का जीपीएस किधर गया, ये समझना सबसे जरूरी है। जाकिर नगर, अबुल फजल एनक्लेव, मुस्तफाबाद, चौहान बांगर, सीलमपुर, मदनपुर खादर और ब्रिजपुरी, इन इलाकों में केजरीवाल ने जोर तो पूरा लगाया, लेकिन उनका जीपीएस सिस्टम भटक गया। इसका सबसे पहला सैंपल है ओखला वाला एरिया। ओखला विधानसभा सीट के 2 वार्ड सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जाकिर नगर और अबुल फजल एनक्लेव। इन दोनों वार्ड पर केजरीवाल के कैंडिडेट हार गए, यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं। ओखला इलाके के एक वार्ड का रिजल्ट केजरीवाल के लिए सबसे चौंकाने वाला है। यह वार्ड है मदनपुर खादर। मदनपुर खादर से बीजेपी का कैंडिडेट जीता है। ओखला विधानसभा क्षेत्र के तहत 5 पार्षद सीटें आती हैं, जिसमें से 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। आम आदमी पार्टी में अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात होती है तो अरविंद केजरीवाल के पास सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर है अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान जिस ओखला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उस इलाके की 2 महत्वपूर्ण सीट पे आम आदमी पार्टी के हारने का मतलब ये है कि मुस्लिम मतदाताओं को केजरीवाल से ज्यादा भरोसा किसी और पे है। इन दोनों सीट पे कांग्रेस को सफलता मिली। इसके साथ ही ओखला विधानसभा क्षेत्र का एक और सीट है मदनपुर खादर। यहां भी मुस्लिम मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर है और यहां पे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। केजरीवाल के मुस्लिम वोट बैंक का जीपीएस भटक गया। इसका दूसरा सैंपल है मुस्तफाबाद और ब्रिजपुरी। मुस्तफाबाद की ज्योग्राफी कहती है कि एमसीडी का ये वार्ड नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शाहदरा वाले एरिया में आता है। यहां भी कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच फाइट हुई। मुस्तफाबाद वार्ड में आखिरकार कांग्रेस के कैंडिडेट को जीत मिली। केजरीवाल की पार्टी यहां टॉप 2 में भी नहीं थी। ब्रिजपुरी में भी कांग्रेस को कामयाबी मिली है। मुस्लिम इलाकों में केजरीवाल को किस कदर सेटबैक मिला, अब इसका एक और सैंपल देख लीजिए। यहां एक वार्ड है सीलमपुर और दूसरा है चौहान बांगर। दोनों नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर वाले एरिया में ही आते हैं। चौहान बांगर वार्ड में कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है और सीलमपुर वार्ड में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में ओखला, सीलमपुर, मुस्तफाबाद और पुरानी दिल्ली का नाम आता है। इनमें से सिर्फ पुरानी दिल्ली को छोड़ बाकी तमाम इलाकों में आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक जो मुस्लिम मतदाता है वो खिसकता हुआ नजर आया और इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि गुजरात चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो बयान दिए गए थे कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश का फोटो होना चाहिए, इसका भी बड़ा नुकसान हुआ है। दिल्ली की सियासत में मुस्लिम मतदाता 12% के करीब है। इसे ऐसे समझिए कि हर 8वां वोटर मुसलमान है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा और नगर निगम की 250 में से करीब 30 सीटों पर मुस्लिम मतदाता डिसाइडिंग है। बल्लीमारन, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, दिलशाद गार्डन, जाकिर नगर और अबुल फजल एनक्लेव जैसे एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। इन इलाकों में पार्षद सीटों पर 40 से 80% तक मुस्लिम मतदाता हैं। त्रिलोकपुरी और सीमापुरी इलाके में भी मुस्लिम मतदाता काफी हैं। इन तमाम इलाकों से केजरीवाल के लिए अच्छी खबर नहीं आई। केजरीवाल को न ठीक से हिंदू वोट मिले, न ही मुसलमानों ने उनका साथ दिया, लेकिन केजरीवाल फिर भी गदगद है। अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था, लूटपाट का, लेंटर पे पैसे लेने का, ये सब खत्म करना है अपने को। जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने, दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसे ही अब नगर निगम को भी साफ करना है। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दिल्ली के लोगों ने तो पूरे देश को एक मैसेज दिया है, सारे देश को एक मैसेज दिया है। क्या मैसेज है? मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले, सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते। वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू मैं करनी पड़ती है।
मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। अगर हम स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएंगे, सड़क ठीक नहीं करेंगे, बिजली ठीक नहीं करेंगे, पानी ठीक नहीं करेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, तो देश की तरक्की कैसे होगी? केजरीवाल को सिर्फ मुसलमानों ने झटका नहीं दिया, हाई सोसाइटीज वाले एरिया में भी केजरीवाल का जीपीएस मीटर फेल हो गया। पटपड़गंज और ग्रेटर कैलाश उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। दोनों जगह बीजेपी को जीत हासिल हुई है। नोट करने वाली बात यह है कि पटपड़गंज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का एरिया है। मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में 4 वार्ड आते हैं: पटपड़गंज, मयूर विहार फेज 2, विनोद नगर और मंडावली। इन चारों में से 3 में बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं। लेकिन सिसोदिया सामने आए तो कट्टर ईमानदार वाले डायलॉग से ही अपनी बात शुरू की। 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बैठे, यहां आए हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स में देख रहा हूं, आप सबको भी, सभी एमएलएस को, सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब बधाई। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। एमसीडी के रिजल्ट्स ने यह प्रूव कर दिया कि केजरीवाल की पार्टी में केजरीवाल को छोड़कर दूसरे तमाम लीडर्स का अपना कुछ खास वोट बैंक नहीं है। सिसोदिया के विधानसभा में 4 में से 3 वार्ड में आम आदमी पार्टी हार गई। सत्येंद्र जैन के विधानसभा में 3 वार्ड में आम आदमी पार्टी की हार हुई। कैलाश गहलोत के विधानसभा में 4 वार्ड में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अमानतुल्लाह खान के विधानसभा में 5 में से 4 वार्ड में आम आदमी पार्टी हार गई। गोपाल राय के विधानसभा में 4 में से 3 वार्ड में आम आदमी पार्टी की शिकस्त हुई। केजरीवाल के दूसरे विधायक राजेंद्र पाल गौतम और इमरान हुसैन भी अपने इलाके के सभी वार्ड में जीत इंटैक्ट नहीं रख पाए। पूरी दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी के खत्म होने का समय अब शुरू हो गया है। आज जो इनके 2 भ्रष्टाचारी मंत्री थे, सत्येंद्र जैन के यहाँ की 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। मनीष सिसोदिया की 4 में से 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। केजरीवाल बोल रहे थे 220 सीटें आएंगी, 220 सीटें आएंगी। केजरीवाल जी का दिल्ली से अब कोई कनेक्शन नहीं रह गया है। दिल्ली की जनता उनके झूठ को पहचान चुकी है, उनके भ्रष्टाचार को पहचान चुकी है और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की सत्ता को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। एमसीडी चुनावों के रिजल्ट के साथ ही सोशल मीडिया में सुबह से ही एक शब्द ट्रेंड कर रहा है, मेयर। ट्विटर पर कई लोग लिख रहे हैं कि मेयर तो बीजेपी का होगा। बीजेपी के नेताओं ने भी सुबह सुबह इसे लेकर तमाम दावे कर दिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि देखिए जी, टफ फाइट है और मेयर हमारा बनेगा। हम आज भी अभी भी यही कह रहे हैं। ये बात सही है कि हम बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, लेकिन मेरा इतना विश्वास है कि जब मेयर का चुनाव होगा तो बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। निश्चित तौर के ऊपर दिल्ली का मेयर 4थी बार भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। बीजेपी के नेता जब ये बातें बोल रहे थे, उस वक्त तक रिजल्ट की पूरी पिक्चर साफ नहीं हुई थी। इसीलिए केजरीवाल की पार्टी के नेता चुपचाप सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही फाइनल रिजल्ट सामने आया, संजय सिंह ने काउंटर अटैक कर दिया। जहां पर बीजेपी का राज था, उस किले को ध्वस्त करने का काम
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली के अंदर अभी मैं भाजपाइयों को सुन रहा था, अभी भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। 20-25 सीटें कम है और हमारी सीटें बहुमत से ज्यादा, काफी ज्यादा हैं, फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो वो खुद ही कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है, खोखा पार्टी है। इसलिए दिल्ली में मेयर भी आम आदमी पार्टी का होगा और दिल्ली के कूड़े के पहाड़ पर, दिल्ली के कूड़ा राज पर, एमसीडी के भ्रष्टाचार के राज पर दिल्ली की जनता ने झाड़ू चलाने का काम किया है, झाड़ू चलाने का काम। कल गुजरात में क्या होगा? आज गुजरात में बहुत सारे नेताओं का ब्लड प्रेशर हाई है। क्या सत्ता में 27 साल रहने के बाद लगातार 7वीं बार बीजेपी सरकार में आ रही है? कांग्रेस ने तो अपने दफ्तर के सामने घड़ी लगाई है और कहा है कि कल तो कांग्रेस की किस्मत खुलने वाली है। या केजरीवाल की भविष्यवाणी गुजरात के लिए भी सच होने वाली है? गुजरात का हॉटस्पॉट कहां है, आज जरा यह समझते हैं। गुजरात में एक बार फिर खिलेगा कमल। या कांग्रेस का वनवास होगा खत्म? या फिर आम आदमी पार्टी करेगी करिश्मा? यह सवाल हर किसी के जहन में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि गुजरात की जनता अपना फैसला सुना चुकी है। अब बस इंतजार है नतीजों का, जिसके लिए अब बस कुछ घंटों का इंतजार बाकी है। अगले कुछ घंटों में यह तय हो जाएगा कि गुजरात की सत्ता पर कौन काबिज होगा। 27 साल से गुजरात की सत्ता में बैठी बीजेपी के पास नया इतिहास रचने का मौका है, जिसके लिए पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक सबने कड़ी मेहनत की और उन इलाकों पर भी ज्यादा जोर दिया जहां उसकी पकड़ कमजोर रही है, खासकर आदिवासी बेल्ट में। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आदिवासी बेल्ट, क्योंकि इस इलाके में हमेशा से कांग्रेस का होल्ड रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 27 में से सिर्फ 9 सीट बीजेपी यहां जीत पाई थी, लेकिन इस बार इसी इलाके से पीएम मोदी ने चुनाव अभियान की शुरुआत की और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी इलाके में पूरा जोर लगाया। इसके अलावा उत्तर गुजरात भी वो इलाका है जहां बीजेपी हमेशा से कांग्रेस से पीछे रही है। यहां ओबीसी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछले चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन यहां अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस को यहां हमेशा ज्यादा सीटें मिली हैं। 2017 में बीजेपी को यहां केवल 14 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने यहां 18 सीटें जीती थी। वहीं पहले से ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही बीजेपी के लिए एग्जिट पोल्स के नतीजे राहत भरी खबर लेकर आए। सभी सर्वे में गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। इंडिया टीवी मेटेराइज के एग्जिट पोल की बात करते हैं तो गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी को 112 से 121 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह से कांग्रेस 51 से 61 सीटों पर सिमट सकती है। आपको 1 से 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। यानी एग्जिट पोल्स के आंकड़े बता रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी की लगातार 7वीं बार सरकार बन रही है। 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी अब 32 वर्षों तक रहेगी। अभी तक गुजरात के जितने चुनाव हुए उसमें बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर रही, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की, जिससे यह मुकाबला पहले की तुलना में ज्यादा दिलचस्प नजर आया और एग्जिट पोल भी कुछ यही कहानी बयां कर रहे हैं। गुजरात में इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 9% वोट मिलने का अनुमान है। इसी तरह से सी वोटर ने आपको 15% वोट शेयर दिया है। एक्सिस माई इंडिया ने भी आपको 20% वोट मिलने का अनुमान लगाया है। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी का इस बार गुजरात में खाता खुल सकता है और बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में और बेहतर हो सकता है। लेकिन
जिसे सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है वो है कांग्रेस पार्टी, जिसे पिछली बार की तुलना में कम सीटें मिलती दिख रही हैं। साल 2017 में बीजेपी ने यहां 99, कांग्रेस ने 77 और अन्य ने 6 सीटें जीती थी। इसी दौरान बीजेपी के वोट प्रतिशत की बात करें तो गुजरात चुनाव 2017 में 49.05% वोट मिला था। इसके अलावा कांग्रेस को इस चुनाव में 41.44% वोट मिला था। 8 दिसंबर वो तारीख है जब ये पता चलेगा कि गुजरात नया इतिहास रचने वाला है या फिर बड़ा बदलाव करने वाला है। क्या पीएम मोदी का नाम बीजेपी को एक बार फिर गुजरात का सिंहासन दिलाता है या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की किस्मत चमकेगी? नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर एक बीतते मिनट के साथ गुजरात के फैसले का वक्त नजदीक आता जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।